मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। और बेटे आज हम लास्ट लेक्चर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का, लेक्चर नंबर 6। एंड इन दिस आई विल बी टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक नेम्ड एज सिमुलेशन। वैसे सिमुलेशन में उन्होंने बताया कि इट विल नॉट बी कमिंग इन प्रैक्टिकल इन योर एग्जामिनेशन, बट मैं एक केस स्टडी से आपको पूरा सिमुलेशन टेक्निक को समझाऊंगा, क्योंकि अगर थ्योरी में भी आएगा तो यू शुड नो, यू नो, इफ देयर इज एमसीक्यू देन यू शुड एबल टू आंसर। तो और सेकेंडली कुछ जो 3-4 क्वेश्चन टेस्ट टू सेल्फ के रह गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें, कैलकुलेटर को बाहर निकालें और ऊपर लिखें ग्रेट गुड मॉर्निंग लेक्चर नंबर 6। आज मैं बड़ा ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है बेटे, और कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सबने कंप्लीट कर दिया। अभी 50% सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया। आइए एक बार देख लें जूस नोट से कि क्या मेरी बात सही भी है या गलत है। आइए दोस्त, ये देखिए जी, फर्स्ट चैप्टर वी हैव डन फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। मैंने सबसे पहले पहला चैप्टर कंप्लीट किया था और फिर मैंने चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 ये वाले 4-5 चैप्टर्स कंप्लीट किए। एंड आफ्टर दैट यू नो आई हैव स्टार्टेड विद बेसिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। आज लास्ट लेक्चर है जी चैप्टर 6 का। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? इस चैप्टर 6 में मैंने डिस्कस किया एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एसेट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स अंडर अनसर्टेनिटी, एंड आई हैव टोल्ड यू देयर आर 4 और 9 लर्निंग आउटकम्स व्हिच वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर। 9 लर्निंग आउटकम्स हैं जो हमने डिस्कस किए। पहला लर्निंग आउटकम था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये तो मैंने लेक्चर 1 में बता दिया, लेक्चर 2 में भी बताया। And then what I mean by sensitivity analysis, and I have discussed in lecture 3 and lecture 4 about sensitivity analysis, और उसके हमने टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस भी किए, आज भी हम करेंगे। Next we have discussed expected value. In the last lecture number 5 I have discussed about the probability analysis, expected value, और lecture number 6 और learning outcome number E में भी probability analysis है। मैंने आपको probability बताया, मैंने आपको analysis बताया, मैंने आपको scenario analysis बताया, and then I have discussed risk सिमुलेशन। बेटे ये सिमुलेशन जो है ना एफ आज हम करने वाले हैं, ये सिमुलेशन एफ लर्निंग आउट आज करेंगे। एंड देन आई डिस्कस्ड अबाउट एडजस्टेड पे बैक पीरियड विच वी हैव डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2। फिर भी मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट फोर्थ लेक्चर में डिस्काउंटेड पे बैक का क्वेश्चन भी कराया था आपको। डिस्कस द पे बैक, ये कंप्लीट कर लिया। एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट वी हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 4 आई थिंक, 3 थर्ड लेक्चर। ठीक है सर, ये मैंने बेटे कुछ कंसेप्ट लिए थे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के, सेंसिटिविटी एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, सिमुलेशन, एडजस्टेड पेबैक एंड आरएडीआर। बस एक ये रह गया जो मुझे करना है, बाकी मुझे लगता है मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। आइए जी, आइए हम रिस्क और अनसर्टेनिटी की बातें करें। बड़े प्यार से मैंने आपके लिए ये जूस नोट्स प्रिपेयर किए थे कि आपको अच्छा लगे, है ना। तो आप अभी वैसे आई हैव नॉट डिस्कस फ्रॉम जूस नोट्स, मैंने तो अभी आपको पूरा स्टडी टेक्स्ट कैप्लन और बीबीपी कवर किया है अलॉन्ग विद दैट टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। अभी देख लेते हैं इसको। फॉलोइंग या रिस्कीनेस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैन बी जज फ्रॉम द वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉसिबल रिटर्न्स। एग्जांपल भी है। एंड वी हैव सीन देयर वो रिस्क फ्री, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, सर्टेनिटी रिस्क। ये बेटा थोड़ा सा आप इसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आज के इस लेक्चर में एक तो सिमुलेशन कराऊंगा, ठीक है जी, और दूसरा ये 3-4 क्वेश्चन जो रह गए उसको कराना है। आप रजिस्टर ओपन करें, मैं सीधा मुद्दे पे आ गया जी, मैं सीधा आप ही की बात पे आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको आराम से देखें। मैंने चैप्टर नंबर 6 F9 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अंडर अनसर्टेनिटी, बस एक लास्ट बात कहनी है कि आप चाहें तो आप कर सकते हैं दोस्त। 50% सिलेबस F9 आई हैव कवर्ड। अभी भी अगर आप नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे मुझे नहीं पता, बट यू हैव द कैपेबिलिटी, तो इसलिए मैंने लिखा यू कैन। और दूसरी बात बेटे, आपके पेरेंट्स, आपका सोसाइटी, आपका एम्प्लॉयर सब वेट कर रहे हैं, दोस्त वेट कर रहे हैं कि आप जल्दी से एसीसी बन जाएं, तो यू हैव टू डू एसीसी। इन प्यारी प्यारी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टार्ट कर रहा हूं। और एक बात कहता हूं कि हम अगर छोटा छोटा रास्ता रोज तय करें तो बड़े बड़े रास्ते तय हो जाते हैं। तो हिम्मत मत हारिए, छोटा छोटा रास्ता तय कीजिए और आगे बढ़िए। आपके सामने मैं आज बड़ी प्यारी सी छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, और उस बात का नाम है सिमुलेशन। मैं जो आज आपको कहने वाला हूं
उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है कि जैसे हम मॉक टेस्ट करते हैं, जैसे जैसे मॉक ड्रिल्स होती है, रशिया यूक्रेन लड़ाइयाँ जब हुई इनकी, या अमेरिका चाइना, है ना, तो इन्होंने क्या किया, एक्चुअली में लड़ाई नहीं हुई थी, बट बिल्कुल वैसे ही उन्होंने वो सिचुएशन क्रिएट की और अपनी पूरी मिलिट्री को, एयरफोर्स को, नेवी को ट्रेनिंग दी कि भाई बिल्कुल लड़ाई हो गई तो आप कैसे एक्ट करेंगे, और उस समय उनकी उनकी दो टीम्स बना दी, एक्चुअली में लड़ाई नहीं हो रही थी, सो दैट दे कैन फाइंड आउट कि अगर नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन भी हो, सारे आउटकम्स बदल जाएं जो हमने सोचे हैं, उसके बाद ये कैसे बिहेव करेंगे, दैट इज नेम्ड एज सिमुलेशन। बड़ा प्यारा एग्जांपल दिया मैंने आपको। बेटे हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस डिस्कस किया था, आज भी क्वेश्चन कराऊंगा टेस्ट योरसेल्फ 7। वी हैव डिस्कस सेंसिटिविटी एनालिसिस कि एक प्रोजेक्ट को बनाने में सेलिंग प्राइस का हाथ होता है, सेल्स यूनिट का होता है, वेरिएबल कॉस्ट का, कंट्रीब्यूशन का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, आउटफ्लो का, स्क्रैप वैल्यू का। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने एक यूनिट को देखा था कि अगर एक यूनिट चेंज हो जाए तो एनपीवी में कितना डिफरेंस आएगा। इट मींस हाउ वन वेरिएबल कैन अफेक्ट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। यही बात डिस्कस की थी कि एक वेरिएबल किस तरह से पूरे प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकता है। बट द पॉइंट इज, मैं यहां पर सिमुलेशन में चाहूंगा सारे वेरिएबल्स अगर मैं चेंज कर दूं, सेलिंग प्राइस कम हो जाए, सेल्स यूनिट्स कम हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाए, आउटफ्लो बढ़ जाए, स्क्रैप वैल्यू कम हो जाए, डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाए, इट मींस नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, जितने भी फैक्टर्स थे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उन सभी में चेंजेस आ जाए, तो फिर उसके बाद मेरी एनपीवी कैसी आएगी। बेटे इसको बोलते हैं सिमुलेशन। आई थिंक आप समझ गए। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने एक वेरिएबल देखा था, सिमुलेशन में हम सारे वेरिएबल्स को चेंज कर देंगे पेसिमिस्टिक होकर, एंड देन वी विल फाइंड आउट कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर उसके बाद भी वो पॉजिटिव है तो बेटे फिर तो उसको काम कर ही लेना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक मॉडल प्रिपेयर करूंगा, जैसे रियल मॉडल है, जैसे हमने रियलिटी में जो काम कर रहे हैं, वी हैव प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट, we have calculated the outflow, we have calculated the inflows, we have calculated the selling price, variable cost, सब कुछ हमने निकाला, एनपीवी निकाला, आंसर आ गया पॉजिटिव, एंड द फाइनेंस मैनेजर इज आंसरिंग दैट यस द मैनेजमेंट में बी एडवाइज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। ये तो कर दिया, रियल है, मतलब फ्यूचर में हमने जो सोचा। बट अब मैं उसी प्रोजेक्ट को दोबारा से लूंगा, कैलकुलेटर की हेल्प से, मॉन्टे कार्लो एक सिमुलेशन टेक्निक बताऊंगा मैं आपको, मॉन्टे कार्लो टेक्निक की हेल्प से मैं उसके अंदर सारे वेरिएबल्स को चेंज कर दूंगा और नेगेटिवली चेंज करूंगा, मतलब जिससे रेवेन्यू आना है उसको कम कर दूंगा, जिसमें रेवेन्यू जाना है उसको बढ़ा दूंगा, एंड देन आई विल सी द इंपैक्ट ऑफ दैट मॉडल, एंड देन आई विल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स, दैट इज नेम्ड एज सिमुलेशन। तो मैं ऐसा है, आपको प्रैक्टिकली नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कैप्लन और बीबीबी में लिखा हुआ है दैट दे विल नॉट आस्क प्रैक्टिकल, बट पॉइंट इज अगर हम एक प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको सिमुलेशन और ज्यादा समझ आ जाएगा कि सिमुलेशन है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं अपने रजिस्टर में, इट इज लुकिंग एट द इंपैक्ट ऑफ मेनी वेरिएबल्स चेंजिंग एट द सेम टाइम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सिमुलेशन, दैट it is the looking at the impact of many variables, बड़े सारे variables, it is looking at the impact of many variables changing at the same time. The result of simulation is a probability। भाई अगर बड़े सारे variables change हो जाएं तो बड़ी सारी probabilities आनी शुरू हो जाएंगी, बड़ी सारी probability distributions बनेंगी, selling price per unit के लिए अलग से बन जाएगी, sales unit के लिए अलग से बनेगी, variable cost की अलग से बनेगी। It means I will be getting so many different types of probability distributions। तो मैं क्या करूंगा, फिर उसकी एवरेज कैलकुलेट करूंगा विद हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स, एंड देन आई कैन इजीली कैलकुलेट दैट। तो फिर मैंने क्या लिखा, टू सेकंड पॉइंट, टू स्टिमुलेट मींस टू इनिशिएट। फर्स्ट पॉइंट के दो पार्ट से ए और बी। फर्स्ट पॉइंट आप सबने लिख लिया, कमर सीधी करके बैठेंगे, मैं फिर रिपीट करता हूं, लास्ट लेक्चर है, चैप्टर 6 है, मुझे डांटने में मजबूर ना करें। थर्ड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ मॉडल ऑफ रियल फिनोमिना। जो हमारा रियल मॉडल था मैं उसी की कॉपी पेस्ट करूंगा, उसी का क्लोन बनाऊंगा और उसके ऊपर मैं अपने एक्सपेरिमेंट यूज करूंगा और नेगेटिव से नेगेटिव में सारे वेरिएबल्स को चेंज कर दूंगा और फिर उस मॉडल का इफेक्ट देखूंगा, उस मॉडल की एनपीवी निकाल के चेक करूंगा, उस मॉडल का कैलकुलेशन करूंगा। तो इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ मॉडल ऑफ रियल फिनोमिना फीचर्स एंड देन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द आर्टिफिशियल मॉडल। उस जैसे जैसे कोविड सिनेरियो था तो कोविड वैक्सीन हमने एक्चुअली में पहले नहीं डाली, ह्यूमन बींग्स को नहीं दी, पहले रैट्स में, मंकीज में हमने डाला और उसका इंपैक्ट देखा।
और नेगेटिव तो नेगेटिव कंडीशन में डाला, सुबह डाला, शाम को डाला, छोटे चूहे को डाला, बड़े को डाला, छोटे मोंकी को बड़े, एंड आई हैव सीन, वी हैव सीन दैट व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ दैट, इट इज अ सिमुलेशन। और उसके बेसिस में हमने एवरेज कैलकुलेट किया, फिर हमने ह्यूमन बींग्स में वैक्सीन देनी स्टार्ट कर दी, 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूं, ठीक है सर। इन सिमुलेशन अ गिवन सिस्टम इज कॉपीड, जो गिवन सिस्टम है, जो हमने सिस्टम बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर एसीसी फाइनेंस मैनेजर एंड यू हैव प्रिपेयर्ड आउटफ्लो, यू हैव प्रिपेयर्ड कैश इनफ्लोज, यू हैव प्रिपेयर्ड अ गिवन सिस्टम, उसको कॉपी किया, उसमें कॉन्स्टेंट्स देखे, और वही कॉन्स्टेंट्स के बेसिस पे मैंने एसोसिएट करके वेरिएबल्स को चेंज कर दिया नेगेटिवली एंड मैनिपुलेटेड इन दैट क्रिटिकल एनवायरमेंट, और उनको मैनिपुलेट किया इन दैट क्रिटिकल एनवायरमेंट टू एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द प्रोजेक्ट्स। भाई उसको मैनिपुलेट किया और फिर देखा कि इनका बिहेवियर क्या है ना। जैसे जैसे हम कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई मेडिसिन निकालते हैं, सिप्ला, डॉक्टर रेडी, तो क्या करते हैं हम पहले एनिमल्स में लगाते हैं और उनका बिहेवियर नोट करते हैं, फिर उसके बिहेवियर को के बाद हम ह्यूमन बीइंग्स में लेकर आते हैं, ठीक है सर। सो एज पर मॉन्टे कार्लो, बेटा अब क्या है, अब जो भी कुछ बता रहा हूँ ये आपके कोर्स में नहीं है, बट द पॉइंट इज अगर आप इस बात को थोड़ा सा समझ लेंगे, एक केस स्टडी जो मैं कराना चाह रहा हूँ उसको देख लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा लॉजिकली बातें समझ आ जाएंगी, सिमुलेशन फिर आप लिख पाएंगे, है ना। एज पर मॉन्टे कार्लो वी विल बी यूजिंग वन टेक्निक विच इज गिवन बाय मॉन्टे कार्लो, कि सिमुलेशन की टेक्निक कंप्यूटर के थ्रू हम कैसे करते हैं, हमने करनी कंप्यूटर के थ्रू ही है, बट हम एक टेक्निक को सीखेंगे, और उस टेक्निक में 4 स्टेप्स है, वी विल बी फॉलोइंग 4 स्टेप्स। तो लिखेंगे एज पर मॉन्टे कार्लो probabilistic simulation, because we are doing probability, we are not certain, we are uncertain and there is a probability, following are the 4 steps। पहला स्टेप, एस्टैब्लिश प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने आपके सामने सभी वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली थी, तो मैं अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूंगा। एस्टैब्लिश द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैं बताऊंगा आपको एक एग्जांपल से कि हाँ आप कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जो प्रोबेबिलिटी है हम इस तरह से निकालेंगे भाई, फेवरेबल अपॉन टोटल। आराम से बेटे, मैं स्टेप नंबर 1 में भूपेश आनंद इस समय आपके सामने खड़ा हूं। एस्टैब्लिश प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। हम देखेंगे कैसे निकालते। कैलकुलेट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम चेक करेंगे क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं मॉन्टे कार्लो में। हम कर रहे हैं सिमुलेशन का एक मॉडल करके दिखा रहा हूं, और उसमें एक टेक्निक मॉन्टे कार्लो कंप्यूटर के थ्रू कर रहा हूं। स्टेप नंबर 3, आई विल बी यूजिंग द रैंडम नंबर्स, आपको रैंडम नंबर इंटरवल दिए होंगे, ठीक है जी, एंड देन आई विल जनरेट द आउटकम, और फिर मैं उसकी आउटकम को कैलकुलेट करूंगा, दैट इज माई आंसर। बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, माना कि ये कोर्स में नहीं है, फिर भी यार अगर आप ये स्टेप्स में मेहनत कर रहा हूं ना आपके लिए कि आपको सिमुलेशन समझ आए, तो आप एक छोटा सा लिख लें, एज पर मॉन्टे कार्लो प्रोबेबिलिस्टिक सिमुलेशन फॉलोइंग आर द 4 स्टेप्स। आप ये देखो ना कि मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको लॉजिकली समझ आ जाए। स्टेप नंबर 1, establish probability distribution, probability is equal to favorable outcomes upon total outcomes, sigma p is equal to 1. Step number 2, calculate cumulative probability distributions. Step number 3, we will be using random numbers, we will be calculating random number interval. I will be telling you random numbers क्या होते हैं, जैसे वो खेलते हैं ना बेटे, क्या बोलते हैं उसको, 1 2 3 4, वो जो स्लिप्स मिलती हैं आपको, है ना, क्या गेम होती है वो जिसमें 100 तक डिजिट्स होते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ। सेट रैंडम नंबर इंटरवल। स्टेप नंबर 4, जनरेट द आउटकम और रिजल्ट और एनपीवी और डिमांड ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम नंबर्स। सारी बातें मैं आपको आराम से बताऊंगा, सच कह रहा हूं, आप कमर सीधी करके छोटी सी केस स्टडी को लिख लें। अ कंपनी इज सेलिंग केक्स, एक कंपनी केक्स को बेचती है, एंड वांट टू कैलकुलेट एवरेज डिमांड, एवरेज आउटकम फॉर नेक्स्ट 10 वीक्स। और वो आने वाले 10 वीक्स में केक को जो बेचेगी क्या डिमांड रहेगी, सिमुलेशन की टेक्निक से दे वांट टू एस्टिमेट। हम इसको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट से कर सकते हैं, वी कैन डू विद हेल्प ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस, बट सिमुलेशन में कुछ अलग कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको कराना चाहता हूं। नीचे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई डिमांड 0 रहेगी, ऐसा 2 बार हो चुका, दो बार हो गया। फ्रीक्वेंसी 5, क्योंकि 10 डिमांड 5 रहेगी, 11 बार हो चुका है।
10 केक की डिमांड रहेगी 8 बार हो चुका, 15 केक की डिमांड रहेगी 21 बार हो चुका, 20 केक की डिमांड रहेगी 5 बार हो चुका, 25 केक की डिमांड रहेगी 3 बार हो चुका। तो ये लिखना है, आप लिख लें बेटे, केस स्टडी लिखें, मैं इसकी सिमुलेशन का मॉडल बनाकर आपको सिमुलेशन टेक्निक यूज करके आपको मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा, तो आपके मन में 101% बस जाएगा, फिर आप इजीली एमसीक्यू क्वेश्चंस कर पाएंगे। A company selling cakes want to calculate average demand or as average outcomes for next 10 weeks using simulation technique। डिमांड दी हुई है जी, डिमांड 6, आपको 6 तरह की दी हुई, 6 आउटकम्स हैं। 0 डिमांड रही तो 2 बार ऐसा हुआ, जैसे आप नंबर निकालते हैं ना जब वो खेलते हैं, गेम ही भूल गया, तो क्या गेम होती है बेटा, जो 100 डिजिट्स होते हैं जिसमें हम एक नंबर निकालते हैं, आपको स्लिप्स दे देते हैं, आपको नंबर काटने होते हैं, कॉर्नर, हाउसफुल, है ना। तो 0 डिमांड रही 2 बार ऐसा हुआ, 5 बार डिमांड रही 11 बार ऐसा हो गया, 10 केक की डिमांड रही 8 बार ऐसा हो गया, 15 केक की डिमांड रही 21 बार ऐसा हो गया, 20 केक की डिमांड रही 5 बार ऐसा हो गया, 25 केक की डिमांड रही 3 बार ऐसा हो गया। और बेटे आपको मैंने कुछ रैंडम नंबर्स दे दिए हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होंगे क्योंकि हम बिकॉज वी आर फॉलोइंग मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक, तो रैंडम नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल सिमुलेट। आपको कुछ नंबर्स दिए 35, 52, 13, 30, 90, 20, जैसे टैरेट कार्ड रीडर होता है ना, हम टैरेट कार्ड रीडर में रैंडमली कुछ नंबर्स को निकालेंगे। आप रैंडम किसी कार्ड को पकड़ते हो और जो सामने रीडर है उसको पता चल जाएगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप उसी कार्ड को सिलेक्ट करोगे। इट इज जस्ट लाइक टैरेट कार्ड रीडर। और वो गेम जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, सर्कस होती है गेम या क्या होती है, जिसमें तंबोला, तंबोला, तंबोला याद है, तंबोला में क्या होता है, 100 डिजिट्स होते हैं, उसके बेसिस पे आप स्लिप को काटते हैं, तो तंबोला में कुछ भी नंबर आ सकता है, रैंडम नंबर आ सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर्स का इंटरवल निकालेंगे। तो आराम से आप पहले देखिए मैंने क्या किया, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ी मेहनत की बेटे। पहला कॉलम बनाया डिमांड का, दूसरा कॉलम बनाया फ्रीक्वेंसी का, थर्ड कॉलम बनाया मैंने प्रोबेबिलिटी का, फोर्थ कॉलम मैंने बनाया क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का, और फिफ्थ कॉलम मैंने बनाया रेंज का। आराम से देखिए जी, फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर किया मैंने डिमांड का, सेकंड कॉलम मैंने बनाया फ्रीक्वेंसी का, थर्ड कॉलम मैंने बनाया प्रोबेबिलिटी का, फोर्थ कॉलम मैंने बनाया क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का, और फिफ्थ कॉलम बनाया मैंने रेंज का। अच्छा ये तो गिवन ही था, डिमांड 0, 5, 10, 15, 20, 25। अच्छा फ्रीक्वेंसी भी दी हुई थी 2, 11, 8, 21, 5, 3। टोटल आपके पास चेक करिए 5 है, 50 है ना। तो इसकी आप प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं कि भाई 0 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2/50। अच्छा 5 केक बिकने की कितनी प्रोबेबिलिटी, 11/50। 10 केक बिकने की कितनी प्रोबेबिलिटी, 8/50। तो मैंने वैसे ही किया 0.04, 0.22, 0.16, 0.42, 0.10, 0.06, और सिग्मा पी हमेशा 1 आता है। तो बताइए जी प्रोबेबिलिटी तक सबको समझ आ गया। फिर मैंने निकाला क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में मैंने लिखा 0.04, 0.26, 0.42, 0.84। क्यूमुलेटिव ऐड करता गया बेटा, जैसे पे बैक पीरियड में ऐड करते थे, और क्या, ये पहले लिख दिया, फिर ऐड कर दिया, फिर ऐड, और देखो लास्ट में बनाता है। अब ध्यान से देखना है, मैंने इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बेसिस में मैं रेंज कैलकुलेट कर रहा हूं। जैसे पहली है क्यूमुलेटिव 0.04, तो मैं शुरू करूंगा 0 से इसके नीचे तक, मतलब 0 से 3। अब 0.26 है तो मैं 25 से 4 से शुरू करूंगा, 4 से 25, फिर 26 से 41, फिर 42 से 83। आप चेक करो कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा। फिर 83, 94 है, तो 84 से 93, 94 से 99। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट किया, आपके सामने रेंज कैलकुलेट कर ली, आई हैव कैलकुलेटेड द रेंज। अच्छा इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो रैंडम नंबर्स दिए थे उनको चेक करूंगा कि वो कौन सी रेंज में आ रहे हैं। जैसे पहले वीक में रैंडम नंबर 35 आया, तो 35 कौन सी रेंज में आया, 35 किस में आएगा, 35 इसमें आएगा। तो इसमें डिमांड कितनी है, 10, तो मैंने 10 लिख दिया। फिर 52 है, तो 52 कहाँ आ रहा है, 52 यहां पर आ रहा है, डिमांड कितनी है 15, तो मैंने 15 लिख दिया। आप समझ रहे हैं, मतलब मैंने फिर रैंडम नंबर के बेसिस में देखा ये कौन से इंटरवल पे आ रहा है, तो इस तरह से कैलकुलेट किया, और टोटल आ गया 120। और क्योंकि 10 हफ्ते का था तो 120/10। इसका मतलब मैंने इस मॉडल को सिमुलेट करके ये बताया कि 12 केक्स ऑन एन एवरेज बिकने वाले हैं इफ आई यूज द सिमुलेशन मॉडल। अब
सवाल ये आता है कि हमने ये केस स्टडी की तो आपके मन में कुछ ना कुछ तो और एडिशन आया कि भी सिमुलेशन है क्या, एक मॉडल है, एक मॉक ड्रिल है, एक टैरेट कार्ड रीडर है, एक नेगेटिविटी है, एक हम सारे वेरिएबल्स को चेंज कर देते हैं, एक मॉडल बनाते हैं और फिर उसके बेसिस पे एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज नेम्ड एज सिमुलेशन। ठीक है सर, मैं आपके सामने आ गया। टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपको बोला था कि हमने करना है, 7, 8, 9, 10, 11 सारे कर देंगे बेटे, बड़े इजी इजी क्वेश्चन हैं। टेस्ट यूर सेल्फ 7 अगर आप देखें ध्यान से तो बेटे इट इज ऑन सेंसिटिविटी एनालिसिस। वैसे मैंने सेंसिटिविटी के लेक्चर 4 में बड़े सारे क्वेश्चंस किए हैं, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि सेंसिटिविटी आपके पेपर में जरूर आएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को भी करा दूं। तो मैं आपके सामने खड़ा हूं और इस समय टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 10 में करने जा रहा हूं। अ कंपनी इज contemplating to purchase a machine for 2,75,000 which she uses to produce 50,000 यूनिट्स। मतलब वो एक मशीनरी खरीदेंगे, ठीक है जी, जो कितने की आएगी, 2,75,000 की, जिसमें वो 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। कब तक बनाएंगे, 5 सालों तक। दीज प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड फॉर $10 ईच। मतलब सेलिंग प्राइस विल बी $10 एंड यूनिट्स दे विल सेल इज 50,000 यूनिट्स। ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हमने लेक्चर 4 में कराए थे। वेरिएबल कॉस्ट आर $6, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट 70,000, प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन एंड 25,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, required rate of return 10%. How many units must be estimated? Must the estimate of production sales be regarded as not worthwhile? एक बच्चा कहता सर ये पता कैसे चला कि इसमें सेंसिटिविटी निकालनी है। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, लेकिन पहले क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो। मैं खुद बताऊंगा, मुझे भी नहीं पता चला था कि सेंसिटिविटी निकालनी है, लेकिन सवाल ये आता है कि अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमें रेलेवेंस समझ आएगा। लास्ट की रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़ें, वो लिखा हुआ है बाय हाउ मेनी यूनिट्स, कितने यूनिट से द एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल वॉल्यूम फॉल। मतलब जो आप एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 50,000 यूनिट बेचेंगे, वो कितने यूनिट से गिर जाए कि आपका ये प्रोजेक्ट वर्थवाइल ही ना रहे। It means I want to calculate the sensitivity, and sensitivity is only for with respect to one factor, and here that factor is sales in units, and we know that sales in units को हम contribution से relate करते हैं। तो हमारा formula क्या रहेगा, NPV of the project divided by present value of the contribution. We have already done in lecture number 4, but still मैं आपके सामने इसकी बड़ी प्यारी प्यारी से स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं दोस्त, आपको अच्छा लगेगा। मैंने मेहनत की है, तो कहते हैं जब मेहनत करते हैं ना तो आप की छाती चौड़ी हो जाती है कि यार देखो मैंने क्या क्या बढ़िया बढ़िया बातें आपके लिए बनाई हैं। मैंने आपके लिए एक टाइमलाइन प्रिपेयर की, समय की रेखा। अभी तक तो हैबिट पढ़ी चुकी होगी, आज तो लास्ट क्लास है बेटे चैप्टर नंबर 6 की। 2,75,000 इज कैश आउटफ्लो, ठीक है सर। उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपए, $10 पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 50,000, एंड वी हैव टू सी द सेंसिटिविटी ऑफ दिस ओनली। वेरिएबल कॉस्ट 6, इट मींस कंट्रीब्यूशन को चेक करें तो $4 आ जाती है। इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट $70,000, इंक्रीज इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन $25,000, डिस्काउंटिंग 10%। आप सब बनाएंगे, देखिए कैप्लॉन बीबीबी में इस तरह से सॉल्व नहीं किया। जब आप बनाएंगे तो आपको जब आदत पड़ जाएगी तो फिर उसके बाद मेन पेपर में बनाने की जरूरत नहीं, आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। सवाल ये आता है कि इसको करना कैसे है। आंसर देखिए मैंने क्या लिखा है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स। अच्छा ये बात तो समझ आ गई कि हमें सेंसिटिविटी निकालनी है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स। So as per the requirement of the question, it means we have to calculate sensitivity for contribution. हमें सेंसिटिविटी कंट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट करनी है, और उसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एनपीवी कैलकुलेट करूंगा, और एनपीवी में अगर कोई चीज एन्युटी होती है तो मैंने आपको उसकी प्रेजेंटेशन बताई हुई है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मेरा गलत दर्द होने को आ गया। तो हेडिंग लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, यहाँ पर ईयर लिखिए, यहाँ पे कैश फ्लोज लिखिए, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिखिए, और फिर प्रेजेंट वैल्यूज लिखिए। 0 पीरियड में आउटफ्लो 2,75,000 है,
1 है 275, ठीक है सर। 1 to 5 में आपकी जेब से 1 to 5 में कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 2 लाख। कैसे आया? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, $4 पर यूनिट, 50,000 यूनिट बेचेंगे तो $2 लाख आ गए। 4-5 साल तक होंगे, मैंने 1 से 5 तक 2 लाख लिख दिया। 3.791 7,53,200। अच्छा, फिक्स कॉस्ट 1 से 5, एक तो फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ रही है। आप चेक करिए, दो चीजें बढ़ रही थी। 70 और 25 मैंने इकट्ठा लिख दिया। 95 एन्युटी फैक्टर यूज कर सकते हैं, तो मैंने एन्युटी फैक्टर यूज किया और आपके सामने एनपीवी कैलकुलेट कर दी $1,23,055। सो दिस इज एनपीवी विच वी हैव कैलकुलेटेड। अब मेरे को क्या करना है? एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन 16.23%। इसका मतलब अगर मेरी कंट्रीब्यूशन 16.23% से कम हो जाएगी तो ये प्रोजेक्ट वर्थवाइल नहीं रहेगा। इसका मतलब मैं अभी 50,000 यूनिट्स आई एम सेलिंग, if my number of units are decreased by 16.23%, it means 50,000 माइनस 16.23% ऑफ 50,000 कर दूं तो मेरे पास जो यूनिट्स आएंगे दैट कम्स टू 8115। अभी मैं कितने यूनिट्स बेच रहा हूं? 50,000। बट अगर ये 50,000 से 8,115 यूनिट्स कम हो गए, है ना, मतलब अगर मैं 8,115 यूनिट बेचूंगा तो उस केस में दिस प्रोजेक्ट विल नॉट बी वर्थ वाइल। आई थिंक आपको समझ आ गया है। मैं भूपेश आनंद, टेस्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया जी। आओ, विच व्हेन यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू क्राइटेरिया, आई थिंक इन द लेक्चर नंबर 5 मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेड वैल्यू। इट इज अज्यूम दैट इंडिविजुअल वांट्स टू मिनिमाइज द रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। ये तो बात बताई भी नहीं, पता नहीं क्या बोल दिया इन्होंने। मैक्सिमम रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, ये भी बात नहीं बताई। मिनिमम रिस्क इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ रिटर्न रिस्क। तो ये मेरे को लगता है डी पॉइंट ज्यादा बेटर है। हमने ये देखा था कि हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं रिटर्न। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वो कहता है ये इनकरेक्ट कौन सी है? सेंसिटिविटी assesses how responsive the project NPV is with the change in variables and used to। ये तो बिल्कुल ठीक है। When calculating sensitivity of each variable, the lower the percentage, the less sensitive। ये गलत है बेटे, lower the percentage, higher the sensitive, क्योंकि उसको थोड़े से बदलने से बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है सर, तो ये आंसर यही होगा फिर। मैनेजमेंट शुड रिव्यू क्रिटिकल वैल्यूज, यस बिल्कुल ठीक है। सेंसिटिविटी एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड डिसीजन रूल, पैरामीटर्स ड्यूरिंग दिस मस्ट बी लेट डाउन, बिल्कुल ठीक है था। मैं आ गया जी 10 में। आई थिंक आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब ये 10 और 11 आप अपने आप कर लें, बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। मेरी आप सबको बधाई है, आपका 50% सिलेबस हो गया। आपने 10 चैप्टर तक कर लिए, टोटल 20-21 चैप्टर्स ही हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की तो बेटा करना शुरू कर दें, हो जाएगा, घबराना नहीं है। मिलते हैं बेटे नए चैप्टर में, मिलते हैं। चैप्टर नंबर मुझे लगता है 15 मैं सोर्सेज ऑफ फंड्स कर रहा हूँ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।